आज क्वेश्चंस एंड आंसर्स में सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है? क्वेश्चंस विजिबल है आप लोग को? नो मैम। Am I audible to all? यस मैम, यू आर ऑडिबल। क्वेश्चंस दिख रहा है कि नहीं? यस मैम, यस मैम, विजिबल। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेनली मैंने उससे लिया है, अभी गूगल से ही लिया हुआ है, तो यू कैन एसेस दैट ऑन योर स्क्रीन एंड ऑल्सो हियर। और इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आप लोग उससे देख सकते हैं। मैंने बहुत से गूगल सी ऑनलाइन साइट से क्वेश्चंस लिया है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन लिया है, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से, छोटे से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग मैम आपका आवाज लैग कर रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है साहब? अभी आ रही है? हाँ मैम, अब आ रही है। ओके, तो मैं आप लोग से चाहूंगी कि आप लोग भी, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास करना चाह रही हूँ, आज क्वेश्चन आंसर है, तो स्टार्टिंग से ही आप सारे लोग वो कर लीजिए। पहले सारे लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये कौन कौन बता सकता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज? शिवानी बताएं। मेरी में कहाँ? मैम आंसर उसमें पहले से शो हो रहा है। हाँ, ऑप्शन पहले से शो हो रहा है, ठीक है। हाँ, आंसर शो हो रहा है। हाँ, वो रेड से शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो वो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ था। इसका रीजन मुझे कोई बता सकता है? इसमें रीजन है, ठीक है शिवानी, आंसर रेडी आपने बोला, यही आंसर है इसका, 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ऐसे कितना रेंज होता है वेवलेंथ का यूवी स्पेक्ट्रम में, जैसे आप लोग ने जो पढ़ा है वो 10 नैनोमीटर से तो नहीं पढ़ा है? 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर पढ़ा है क्या? 200 to 400 नैनोमीटर। ओके, और कोई बताइए क्या रेंज पढ़ा है? 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ओके, और कोई बोलिए। 192 to 400। 100 190 190 टू 400। सुमित क्या बोल रहे हैं? 180 से मैम 400 के बीच में होता है। ओके, देखिए आंसर इसका अधिकतर मोस्टली बुक में जो आप देखोगे वो 190 टू 400 दिया रहता है, या 190 टू 380 दिया रहता है, ठीक है ना। तो 380 के अप्रोक्सीमेट लगभग ये 400 है। और क्योंकि ये 10 नैनोमीटर से बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ पे दिया है, तो जनरली जो इसकी वेवलेंथ स्टार्ट होती है वो 190 नैनोमीटर से, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है जो उससे मैच करता हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया हुआ है, ये आंसर हो जाता है। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बताइए। 1 मिनट में ऑब्जर्वेशन की रेट को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन बोल रहा है? स्नेह। या मैम, हाँ, फिर से बोले स्नेह। पर मिनट ऑब्जर्वेशन की रेट को मैम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर मिनट की ऑसिलेशन को। ओके, और कोई बोलेगा? नंबर ऑफ रीअकरेंस ओकरिंग सेकंड में, नॉट पर मिनट। एक एक करके बोलिए। अभी प्रियांशु बोल रहे थे, पहले प्रियांशु को बोलने दीजिए। मैम, इट इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो रिकरेंस होता है ना, वो उसी को। ओके, गुड। और कौन बोल रहा था? रूपम बोल रही थी। ठीक है, 2-3 बच्चे जो जो आंसर दिए वो सारे आंसर सही हैं। सबको ही इस तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। एक चीज आप लोग बताइए कि यू नो व्हाट इज द क्रेस्ट एंड ट्रफ? व्हाट इज द क्रेस्ट एंड ट्रफ? क्रेस्ट एंड ट्रफ सुना है? यस मैम। क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है?
वेव 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 के पीक को मैम बोलते हैं क्रस्ट, मिनिमम यदि ऊपर के साइड से जाता है तो क्रस्ट, और फिर मतलब डाउनवर्ड जो उभार रहता है उसको क्रस्ट कहते हैं, और नीचे जो होता है वो ट्रफ होता है। जो वेवलेंथ होती है किसी भी वेव्स की, वो एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक, ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो यही हो सकते हैं आपके, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में। हाँ प्रियांशु बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं वही क्रेसेंट ट्रफ के बारे में बोल रहे थे। ओके ओके ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वो यही क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके वेवलेंथ का रेंज कितना है। उसके बाद क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यही कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ के क्या आपका रेंज है, यूवी पर्टिकुलर कहाँ तक है, विजिबल कहाँ तक है, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो सुमित ने ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले ही पूछा था। ये क्वेश्चन कोई आंसर देगा? एनीवन वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ, दो पार्टिसिपेंट्स ने बोला है। निकिता बोले, निकिता और अब्दुल। निकिता पहले आप बोले। मैम क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन और नॉट? विजिबल है क्वेश्चन? यस मैम। पहले वाला क्वेश्चन ओके, हाँ बोले निकिता। पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैं रेज किया है। पहला वाला ऑप्शन आंसर होगा इसका। नो ये क्वेश्चन के लिए मेरा हैंड्स रेज नहीं था। ओके ओके, इस क्वेश्चन के लिए नहीं उठाया था, कोई बात नहीं। अब्दुल, आपने इस क्वेश्चन के लिए उठाया है, रेज किया है? यस मैम, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। आंसर ऑप्शन ए होगा। ए? यस मैम। अच्छा, रीजन बता दीजिए क्यों, रीजन जानते हैं? यस मैम। रीजन बता पाएंगे अब्दुल? प्लीज। आवाज नहीं आ रही है अब्दुल आपकी। You know or not? You want to explain here? What you know? Why it is A? Okay, कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, एन एसिड C7H4O2Cl2 shows a UV maximum at 242 नैनोमीटर। तो जैसे कि कल ही हम लोग ने जो पिछली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, आप लोग ने देखा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ये अगर ऑर्थो और मेटा पे रहते हैं तो इनका जो इफेक्ट रहता है वो कम रहता है। इनका समेशन, मतलब इंडिविजुअली जितना इफेक्ट देंगे उसके कंपेयर में समेशन जो इफेक्ट होगा इनका, वो ऑर्थो और मेटा पे रहने पे कम होता है। और अगर वो पैरा पे है सब्स्टिट्यूएंट, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो इसमें वही इफेक्ट लगेगा, वही रूल लगेंगे जो आप लोग देख रहे हैं। तो इस उसमें क्या किसी को याद है वो जो मैंने बताया था पिछले क्लास में? हेलो, हाँ बताएं बताएं बेटा, क्या बताया था मैंने सब्स्टिट्यूएंट के केस में? आप आंसर दे रहे हो? अनम्यूट करिए बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट, ठीक है। वीक है, बहुत वीक है क्लोरीन, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना।
और बाकी जो है OH तो नहीं है। लेकिन जो कंजुगेशन मेनली आप देखेंगे तो CO, पहले हमें देखना है कि COOH और COCl है, ये मेजर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। तो जो ज्यादा कॉन्जुगेटिव है वो कौन है? COH है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो आपका ये चीज यहाँ पे रूल लगेगा कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो इस वजह से जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट देगा, वैसे भी जनरली कहीं पे भी आप देखते हो, चाहे वो ट्रांसाइड सिस्टोइड सिस्टम हो, चाहे होमो और हेट्रो हो, कहीं पे भी अगर जहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा आती है, जहाँ पे हमें इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता है, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं, ऐसे जहाँ पे हमें इंक्रीमेंट ज्यादा मिले तो हमेशा हम उसी वैल्यू को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि COH से वैल्यू ज्यादा आएगी, वो ज्यादा कॉन्जुगेशन वहां पे रिंग के साथ में शो करेगा, इसलिए जो आपकी वैल्यू होगी वो COH के केस में होगी। दैट मीन्स कि हमारा दो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, COCl वाला, बीच वाले दो। पहला है, अब हमारा आंसर बचता है A और D। तो A में है COH और COH, और तो दोनों ही में COH लगा हुआ है। अब ऑप्शन आता है कि एक मेटा पे और एक पैरा पे लगा है, और दूसरा एक Cl ऑर्थो पे लगा है और पैरा पे लगा है। ठीक है सुमित, आपको समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? सुनाई दे रहा ए है? एंड डी ओके, ए एंड डी में मैम 240 आंसर आ रहा है, ए एंड डी दोनों में। A एंड D में दोनों में 240 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आपने कैलकुलेट करके रखा है, इट्स वेरी गुड। देखिए, जितना ऑब्जर्व होता है और जितना कैलकुलेट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। ठीक है, तो हम 240 और 242 ले लेंगे उसको। बस हमको ये देखना है कि A हमारा होगा कि D होगा। इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा? ये मैम समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सोचना चाहेगा, कुछ सोचना चाहेगा A और D में कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? हाँ शामवी, बोलो बेटा। शामवी बेटा बोलिए। इसमें शायद ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज। हेलो। हाँ हाँ, थोड़ा सा हेलो। तेज करके बोले। यस मैम। मैम इसमें शायद ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही कोई भी इफेक्ट लगता है किसी भी कंपाउंड में। जनरली ऑर्थो मेटा और पे पैरा पे? जैसे हम लोग अगर रेजोनेंस इफेक्ट या फिर किसी भी इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है, मेटा पे तो नहीं लगता है। तो इसके लिए शायद इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड। एक तो ये ऑप्शन है, और उसके बाद और भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है मैं दूंगी, लेकिन शामवी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका, वेरी गुड। दूसरे पार्टिसिपेंट ने जो रेस किया है हाथ, शिवानी बताएं। मैम ऑर्थो पे कोई भी चीज ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ऑप्शन डी। ओके, देखिए दोनों तरफ से ऑप्शन डी आ रहा है, और सुमित ने बताया कि आंसर डी ही दिया हुआ है उसमें। ठीक है, क्वेश्चंस में जहां पे भी आंसर दिए हैं इसके, तो इसका आंसर स्ट्रिक्टली तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली हम ये बता सकते हैं कि क्लोरीन पे होने की वजह से आपको पता है कि ऑर्थो और मेटा पे, अभी मैंने जो आप लोग को वुडवर्ड फिशर रूल दिया था, जो कि एक्सप्लेन किया था, है ना, तो उस नोट्स, लेक्चर नोट्स में देखिए, उसमें ऑर्थो और मेटा पे क्या है, यहाँ पे जो आप सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू बोल रहे हैं बेटा कि और मेटा पे बहुत ही वीक लगेगा, मेटा पे नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे मेटा का सब्स्टिट्यूएंट का क्या है, इंक्रीमेंट से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो और मेटा दोनों पे ही 0 है। उस लिस्ट में देखिए, लिस्ट याद है किसी को? एक मिनट में आपको शो कर रही हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। यस मैम, ऑर्थो पे क्लोरीन का 0 वैल्यू होगा। हाँ, तो आपको दिख गया? एक मिनट मुझे शेयर करने दीजिए और बच्चों को दिखाने दीजिए, तो उन लोगों को भी क्लियर होगा थोड़ा।
दिख रहा है, शो हो रहा है सबको? अभी जो मैंने शेयर किया है वो दिख रहा है क्या? अभी क्या दिख रहा है? टेबल दिख रहा है? नो मैम, नो मैम। ओके, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? No, टेबल ma'am. दिख रहा है? या मैम दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो क्लोरीन है, नीचे देखिए जो इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें देखिए क्लोरीन का क्या है, ऑर्थो और मेटा पे 0 है ना? ये दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, ये वैल्यू दिख रही है ऑर्थो और मेटा पे? ये दिखा? यस मैम, यस मैम। ऑर्थो और मेटा पे की वैल्यू 0 है, ठीक है ना? जबकि पैरा पे ये +10 नैनोमीटर है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, जो आप क्वेश्चन पे बैक जाएंगे, अगर क्वेश्चन पे बैक आप जाते हो तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, दोनों ऑर्थो और पैरा पे ही है, ऑर्थो और मेटा पे ही है, तो ऑर्थो और मेटा का तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए वुडवर्ड फिशर रूल के हिसाब से, लेकिन फिर भी डी आंसर है ना? उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट अभी आपने कल ही पढ़ा है कि अगर, और ये तो इंक्रीमेंट की बात थी वुडवर्ड फिशर से, लेकिन आपने कल ये भी चीज पढ़ी थी कि जो इंक्रीमेंट होता है वो ऑर्थो और मेटा पे अगर इंडिविजुअली अगर आप देखें तो जो समेशन इंडिविजुअल के बाद जो सम करेंगे दोनों का मॉलिक्यूल के साथ में, जो उस पे इफेक्ट होगा उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होता है रेदर देन अगर जितना वो इंडिविजुअल इफेक्ट शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, और एक चीज आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के लिए जो परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं वो वैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डाइव डाउन द चेन होते हैं, मतलब जितना जितना दूर होता जाता है सब सब्स्टिट्यूएंट उतना उतना वो इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कम होता है। तो जो इफेक्ट है क्लोरीन का वो किधर ज्यादा होगा, ऑर्थो पे की मेटा पे? ऑब्वियसली ऑर्थो पे, क्योंकि ऑर्थो क्लोज है COH के। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है क्लोरीन का वो डी के केस में ज्यादा है रेदर देन ए के केस में, इसलिए इसमें आंसर डी है, ए नहीं, ठीक है? एक्सप्लेन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, मैं केवल डिस्कस कर रही हूँ, उसमें रेड से बना हुआ है, केवल मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप YouTube पे आराम से देख सकते हो। मैं यहाँ पे केवल डिस्कस कर रही हूँ कि जो प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो क्या है। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस मैम। एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये सही है? इज इट करेक्ट? यस मैम। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पढ़िए, स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब spectrum is a graph of intensity of absorbed or emitted radiation by sample। वो भी सही है। ठीक है, एंड थर्ड वाला आर वाला देखिए, an analytical technique which concern with the measurement of absorption of electromagnetic radiation। ये भी सही है? यस मैम। है ना?
और एन लास्ट है एन एनालाइट टेक्निक इन विच इमिशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन इज डिस्पर्स्ड अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ द इमिशन एंड द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन इज मेजर्ड। ये क्या है? ये भी ट्रू है मैम। ये भी ट्रू है। ये समझ में नहीं आया क्या कह रहा है? नो मैम। पहला No, पी ma'am. क्यू आर एस क्या कह रहा है ये समझ में आया? पी क्या कह रहा है समझ में आया? कौन एक्सप्लेन करेगा कि पी क्या कह रहा है? हु विल एक्सप्लेन? कोई बताना चाहेगा कि पी में क्या पॉइंट कह रहा है? अभी तो 2-3 बच्चे बोल रहे थे ना कि सही दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग एटम्स। हाँ शांति बताया बेटा। मैम बियर्ड्स लैम्बर्ट लॉ पे बेस्ड है इसलिए। बियर्ड्स लैम्बर्ट्स लॉ पे है, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन और वगैरह वगैरह चेक करते हैं, कंसंट्रेशन लेंथ पे डिपेंड करता है इसलिए। हाँ ठीक है। शांति आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैम फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि हम लोग अगर किसी भी सैंपल को मतलब किसी भी सैंपल के द्वारा अगर हम किसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग अगर पास करते हैं एट मतलब सर्टेन वेवलेंथ को, तो वो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स दिखाता है। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं कि अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो स्पेक्ट्रम होगा वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होंगे। ठीक है। यस मैम। दूसरा कह रहा है कि स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब और इमिटेड रेडिएशन बाय सैंपल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये तो स्पेक्ट्रम के बारे में कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम शो होता है वो एक तरफ इंटेंसिटी होती है या एब्जॉर्बिविटी होती है, एब्जॉर्बेंस होता है, और दूसरी तरफ आपके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होता है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि आर एन एनालिटिकल टेक्निक विच कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या है? ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। व्हाई एनालिटिकल टेक्निक? बिकॉज इट includes the concentration. Analytical technique includes the instrumentation and the solution phase. किसी किसी में solid phase भी होते हैं mainly, but analytical thing कि किसी atoms molecules को analyze करते हैं depending upon कि instrument softwares और उसका जो sample का concentration है उसके हिसाब से। Either it can be, if it is possible then it may be in solid also. ठीक है, because it is analytical technique. तो एस में कह रहा है कि एन एनालिटिकल टेक्निक इन विच इमिशन ऑफ अ पार्टिकल और रेडिएशन is dispersed according to some property of emission and the amount of dispersion is measured. Here it is written about, you know what is a disperse? What is dispersion? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट मैम कह सकते हैं। Spreading of light. Okay. तो ये कह रहे हैं कि आपको एक चीज बताई थी कि जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है उसके बाद जो इमिट होती है, ठीक है, एक्चुअली इसका जो टर्म होना चाहिए वो ट्रांसमिशन होना चाहिए। ठीक है ना? जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है जितनी एब्जॉर्ब होने के बाद, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई इन द लैम्बर्ट लॉ। और वो जो आई होता है आपका ट्रांसमिटेंस लाइट, वही आपका, हाँ कौन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो जो वो लाइट है उसके पे बेस्ड आपका वैल्यू होती है बीयर-लैम्बर्ट लॉ। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये डिस्कस किया था कि इंटरेक्शन जो होता है ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ये किसकी एसोसिएटेड होती है? क्या ये मैग्नेटिक एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से, रोटेशनल एनर्जी लेवल से और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से? ये 4 दिया हुआ है, इसमें क्या सही है? एक्चुअली आपको पता है कि जो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आपस में एसोसिएटेड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं क्यूआरटी मैम सही है। हाँ, लास्ट का 3 सही है, पी गलत है मैम। हाँ, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसकी वैल्यू आप जानते हो कि सबसे कम होती है आपकी रोटेशनल की, उससे ज्यादा होती है वाइब्रेशनल की, और उससे ज्यादा होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब ये हाँ, जो बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ में ये फॉर्मूला दिया रहता है उसमें सी क्या इंडिकेट करता है?
कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन? देखिए ये इसमें सॉल्यूशन का। इसमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, क्यूबिक पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, मोलर कंसंट्रेशन विद यूनिट ऑफ लीटर पर मोल और कंसंट्रेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड। मोल पर लीटर होगा मैम। मोलर मोल पर लीटर होगा और कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड होगा, ठीक है, इन सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन सॉल्यूशन, ये है आपका एप्सिलॉन होता है आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी विद यूनिट, और आपका ए होता है एब्जॉर्बेंस। अब ये क्वेश्चन देखिए, which molecule absorb at the longest wavelength, ये तो सबको आ जाना चाहिए। बी होगा मैम, बी। सेकंड वाला होगा, सेकंड नहीं फर्स्ट वाला होगा मैम, था। आराम से देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन सॉल्यूशन। आपकी आवाज नहीं आई, रुको फिर से बोलिए। आई थिंक मैम फर्स्ट वाला होना चाहिए, कंजुगेशन में है मैम इसलिए। और रूपम आप क्या बोल रहे थे? रूपम आप कुछ बोल रहे थे? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलिए रूपम। अच्छा शामवी, आपने रेज किया है हैंड, बोलिए बेटा। यस मैम, इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि वो कंजुगेशन में है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड। वेवलेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, वही इसी उसका आंसर वही है, क्योंकि कंजुगेशन में होने से क्या होता है सुमित, एक्सप्लेन करिए। कंजुगेशन में होता है तो क्या होता है? एनर्जी गैप कम हो जाता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है, एनर्जी गैप मैम हाँ, कम हो एनर्जी जाता है, गैप कम हो जाता है, तो एनर्जी गैप कम होने से वेवलेंथ बढ़ जाता है, नॉन बॉन्डिंग का कम बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसको एक्सप्लेन करेगा कोई? मैम क्वेश्चन 2 विजिबल नहीं है। क्वेश्चन 2 विजिबल नहीं है? नो मैम, वो स्क्रीन साइड हो गया है। अभी विजिबल है? यस मैम। अभी विजिबल है? विजिबल है क्वेश्चन? यस मैम। अभी थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करने, अगर मान लीजिए कट जाता है तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ए होगा, क्यों ए होगा? यस मैम, ओएच यहाँ ऑक्सोक्रोम की तरह कर रहा है। ओएच किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वेवलेंथ एक एक करके बोलिए। रूपम पहले आप बोलिए, अपने को सब लोग म्यूट कर लीजिए। ओएच यहाँ ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव कर रहा है, जो लैम्डा मैक्स को बैथोक्रोमिक शिफ्ट करवाता है, इंक्रीज करता है। ऑक्सोक्रोम ऐसे ऑक्सोक्रोम की तरह वर्क कर रहा है जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट करा देंगे, ठीक है जी। और कौन बताएगा, ए होगा कि बी होगा आंसर? मेरे अकॉर्डिंग मैम बी होना चाहिए। बी क्यों होगा सुमित, बोलिए तो बी। वहाँ पे शायद कंजुगेशन में है इन्वॉल्व डबल बॉन्ड। और कोई बोलना चाहेगा?